हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जीआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 के टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमने ऑलरेडी 2021 के एंड 2022 के जो है और भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड को डिस्कस किया है। आप इन लेक्चर्स को जरूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमको यहाँ पे दो लिस्ट दी हुई है। लिस्ट वन में है मोड्स ऑफ इवैल्यूएशन यानी इवैल्यूएशन के टाइप्स, और लिस्ट टू में दिए हुए हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमको इनके सही फीचर्स के साथ हमको मैच करना है। ठीक, यहाँ पे जितने भी जो मोड्स ऑफ इवैल्यूएशन है ना, हमने ऑलरेडी इनका इन डिटेल लेक्चर वीडियो जो है चैनल पे अवेलेबल है। आप इस लेक्चर को जरूर देखें। इनका लिंक भी जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप जरूर देखना इन वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ पे हमको चार टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन दिया है: फॉर्मेटिव, सबमिटिव, क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। तो देखो, जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड सबमिटिव इवैल्यूएशन होता है ना, इनको इन दोनों इवैल्यूएशन को किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे जो इवैल्यूएशन किया जाता है उनको हम कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड सबमिटिव इवैल्यूएशन। अभी जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ना, ये किया जाता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन के बीच में इसको किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका क्लास टेस्ट, आपका मंथली टेस्ट है ना, जो क्लास में डिस्कशन होता है जहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछती है, स्टूडेंट्स आंसर्स को रिस्पॉन्स करते हैं, ये सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है। अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम क्यों करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को? जिससे हमको ये पता लगे कि स्टूडेंट के अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आई है या कितने इंप्रूवमेंट का नीड है। हमको एक लर्निंग की कंटिन्यूसली फीडबैक मिलती रहती है कि लर्निंग कैसी चल रही है, जिसे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कहते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से क्या होता है, स्टूडेंट्स के अंदर ना मोटिवेशन भी क्रिएट होता है। अब वो कैसे होता है, अगर स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अगर उसे एनकरेज किया जा रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो नेक्स्ट टाइम और अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, इसलिए वो मोटिवेट होता है। इफ इनकेस अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश। अब जो हमारा सबमिटिव इवैल्यूएशन है, ये जो है आफ्टर द इंस्ट्रक्शन किया जाता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन के बाद में, यानी कि जहां पे आपका कोर्स या प्रोग्राम कंप्लीट होता है उसके बाद में किया जाता है। हमारे सबमिटिव इवैल्यूएशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है करने का? जजमेंट पास करना, यानी कि ये एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर जजमेंट पास करता है, उसकी अचीवमेंट को, उसकी प्रोग्रेस को बताता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे आपके फाइनल एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम, आपके सेमेस्टर एग्जाम। इसमें क्या होता है, अगर आप फाइनल एग्जाम में पास होते हो तो आप एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट होते हो, है ना। तो ये सबमिटिव इवैल्यूएशन जो है, ये हमारी असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है, यानी कि आपकी लर्निंग में आपने क्या अचीव किया है, ये उसकी बात करते हैं। और ये जो दो टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है, क्राइटेरियन एंड नॉर्म रेफरेंस वाला, ये जो है ना, ये दो ऐसा टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है जिसको रेफरेंस के बेसिस यहाँ पे इवैल्यूएशन किया जाता है, यानी कि कंपैरिजन। अब क्राइटेरियन में क्या होता है, यहाँ पे एक ऑलरेडी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिया जाता है, यानी एक स्टैंडर्ड को फिक्स कर दिया जाता है, उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस को स्टूडेंट की कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 60% स्कोर किया, मतलब वो फर्स्ट डिवीजन आएगा, है ना। यहाँ पे एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करते हैं, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है, उस पर किया जाता है इवैल्यूएशन। इसका एक एग्जांपल और है, जैसे किसी स्टूडेंट ने अगर 98 मार्क्स, फॉर एग्जांपल राम ने 98 मार्क्स स्कोर किया मैथ्स में, तो यहाँ पे ये सिर्फ राम की जो है परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा है, कंपेरिजन नहीं होता है। नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन में क्या होता है, एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे। एग्जाम्पल, अगर सीता को फर्स्ट रैंक उसने अचीव किया है, इसका मतलब क्या है कि बाकी स्टूडेंट्स ने उससे कम अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो ये होता है नॉर्म रेफरेंस। ठीक है, आप इसके डिटेल लेक्चर जो हमने कवर किया ना, आप उसको जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प, तो इससे क्या आप इजीली और भी क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड है उसको सॉल्व कर पाओगे। तो देखो, अब हम यहाँ पे करेक्ट आंसर देखते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का क्या होगा, जहां पे मॉनिटरिंग एंड मोटिवेशन की बात होगी तो ये होगा हमारा फॉर्मेटिव। फिर सबमिटिव इवैल्यूएशन बात करता है प्रोग्रेस की, ग्रेडेशन की, तो दिस इज अवर सेकेंड ऑप्शन, करेक्ट है ये। क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होता है, एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है, तो दिस विल बी 6। एंड नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हैं, तो दिस विल बी डी। सो द करेक्ट आंसर सेकेंड वाला। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है हमको वो बताना है। देखो, स्टेटमेंट 1 क्या है, प्रमोटिंग क्लासरूम डायलॉग that encourages students to examine alternative is an example of direct instruction। अब देखो, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड होता है, करेक्ट। एंड जो क्लासरूम में जब डायलॉग होता है तो इसका मतलब है ये लर्नर सेंटर्ड है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है,
यहाँ पे जो भी पढ़ाना है, जैसे भी पढ़ाना है, ये सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। यहाँ पे टीचर जो है स्टूडेंट्स को डायरेक्ट करती है एंड स्टूडेंट्स जो है वैसे ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है, यानी स्टूडेंट्स वैसे टीचर को सुनते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब तो और हमारे क्लासरूम डायलॉग में क्या होता है, यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, दोनों के बीच में डायलॉग शेयर होता है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, क्योंकि क्लासरूम डायलॉग है तो वहां पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। अब हमारा स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, प्रोबिंग रिफर्स टू टीचर स्टेटमेंट्स दैट एनकरेज स्टूडेंट्स टू एलॉबरेट एंड आंसर। तो अब प्रोबिंग का मतलब क्या है, पहले हम वो समझते हैं। तो जो प्रोबिंग होता है ना, ये टीचर की क्वेश्चनिंग स्किल होती है। ये एक टीचर की ऐसी क्वेश्चनिंग स्किल होती है जो स्टूडेंट्स को एनकरेज करती है टू पार्टिसिपेट, टू स्पीक, टू शेयर देयर व्यूज, टू शेयर देयर आंसर्स। ये स्टूडेंट्स के अंदर ना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है। प्रोबिंग क्वेश्चन से क्या होता है, स्टूडेंट्स को ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको मौका दिया जाता है टू जस्टिफाई देयर आंसर्स, टू जस्टिफाई देयर व्यूज। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर क्लास में पढ़ा रही है, फॉर एग्जाम्पल टीचर क्लास में सती प्रथा के बारे में पढ़ा रही है, फिर पूरा उसके डिटेल पढ़ाने के बाद टीचर स्टूडेंट से पूछेंगी कि व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग सती प्रथा। या फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई और भी दूसरे अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में टीचर पढ़ा रही हैं, तो टीचर स्टूडेंट्स से पूछेंगी हम ऐसे और क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं जिससे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके। तो ये याद रखना, प्रोबिंग जो है एक टीचर की क्वेश्चनिंग स्किल होती है जो स्टूडेंट्स को एनकरेज करती है टू स्पीक अप देयर माइंड, टू स्पीक अप देयर व्यूज। तो स्टेटमेंट 2 जो है ना वो हमारा ट्रू है। सो द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द की बिहेवियर ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज मार्केड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। जिसका मतलब ये, यहाँ पे हमको ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो फीचर्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन से फीचर्स एक इफेक्टिव टीचर के अंदर होने चाहिए, एक सक्सेसफुल टीचर के अंदर होने चाहिए। तो देखो, एक इफेक्टिव टीचर कौन होता है, इफेक्टिव टीचर वो होता है जो स्टूडेंट्स को जो भी पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा पाए, जो भी कंटेंट या जो भी नॉलेज टीचर शेयर कर रहा है वो स्टूडेंट्स को समझ में आए। तो ये हमको पता लगता है ना कि ये एक टीचर, ये जो है ये एक इफेक्टिव टीचर, यानी ये अच्छे टीचर। एक टीचर जो जितनी भी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी है, यानी कि टीचिंग करने के लिए जितने भी टूल्स की रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से यूज कर पा रहा है, उन टूल्स के जरिए वो स्टूडेंट्स को अच्छे से समझा पा रहा है, क्लास को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है, स्टूडेंट्स को मैनेज कर पा रहा है, स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड कर पा रहा है, एक पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट कर पा रहा है वो टीचर। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट बोलने का मतलब ये है कि क्लास के अंदर जब टीचर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट्स डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिवली एंगेज्ड है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो टीचर्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। टीचर को जो टीचिंग एड होता है, हमारे जो टीचिंग सपोर्ट मटेरियल्स है, वो चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो मॉडर्न हो, उन्हें अच्छे से यूज करना आता, उन टीचिंग एड को यूज करके वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत इंटरेक्टिव बना रहे हैं, स्टूडेंट्स को चीजें समझ आ रही है। तो ये सब क्वालिटीज एक इफेक्टिव टीचर के अंदर होनी चाहिए ना। प्लस एक इफेक्टिव टीचर की देखो क्वालिटी ये भी है, क्योंकि देखो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सबके अंदर एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, करेक्ट। तो एक इफेक्टिव टीचर की ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि एक टीचर को ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो क्लास में स्टूडेंट्स के बीच में है उनको वो पता हो कि कौन से किस तरह हमें पढ़ाना। सो वो उन डिफरेंसेस को ध्यान रखते हुए ही अपना टीचिंग स्टाइल, अपना टीचिंग मेथड, अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज इस तरह से यूज करे जिससे क्लासरूम में जितने स्टूडेंट्स है ना सबको समझ में आए जो भी टीचर पढ़ाना चाह रही है, एज पर द लर्नर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, वो लर्नर की नीड एंड रिक्वायरमेंट को समझ। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, सी एंड डी। देखो, टीचर टास्क ओरिएंटेशन का मतलब क्या, कि एक क्लासरूम के अंदर टीचर कितना टाइम टीचिंग को दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्लासरूम एनवायरनमेंट, अगर टीचर ने स्टूडेंट्स को अच्छे से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एंगेज करके रखा है, जहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं, या अगर कुछ बच्चे डिस्टर्बेंस कर भी रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर भी रहे हैं, टीचर उसको आसानी से हैंडल कर पा रही है, तो ये क्वालिटी तो टीचर के अंदर होनी चाहिए ना। तो ये है हमारा टीचर टास्क ओरिएंटेशन, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, कि टीचर जितने भी इंस्ट्रक्टिंग टूल्स है उनको किस तरह से अच्छे से यूज कर पा रही है। तो ये क्वालिटी देखो, अगर टीचर इज एबल टू यूज द इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, अगर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल वैरायटीज यूज कर रही है, इफ ही और शी इज एबल टू यूज इट, तो इससे क्या होगा, टीचिंग लर्निंग बड़ी इंटरेक्टिव हो जाएगी, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। लेसन क्लैरिटी, टीचर जो पढ़ाना चाह रही है अगर उसमें क्लैरिटी ही नहीं होगी, अगर स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आएगा,
तो कभी भी इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगी, ना ही वो टीचर इफेक्टिव होगी। इसलिए लेसन क्लैरिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो द आंसर इज बी, सी एंड डी। अब यहाँ पे देखो हम ये भी समझते हैं स्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि भाई देखो सब कुछ पहले से स्ट्रक्चर है, यहाँ पे टीचर जो है सीक्वेंस वाइज पढ़ा रही है, तो सीक्वेंस वाइज अगर आप पढ़ाओगे तो क्या क्लास में जितने भी बच्चे हैं क्या सबको समझ में आ जाएगा? नहीं ना, क्योंकि क्लास में तो हर स्टूडेंट एक दूसरे से डिफरेंट है ना। तो इसके ध्यान रखते हुए स्ट्रक्चरिंग यहाँ पे इफेक्टिव टीचर फीचर नहीं होती। और अभी हमने प्रोबिंग का मतलब समझा है कि एक टीचिंग स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ये दोनों स्टेटमेंट में से हमको करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग प्रमोट्स ऑब्जेक्टिविटी इन असेसमेंट प्रोसेस। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग को हम सीबीटी मोड भी कहते हैं, सीबीटी भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा नेट एग्जाम। नेट एग्जाम अब ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग ही है ना, सीबीटी मोड में होता है। इसमें देखो होता क्या है, ये हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच से अपोजिट है। ट्रेडिशनल में क्या होता था, पेन पेपर मोड होता था, यानी कि आपको जो क्वेश्चन दिए जाते थे आप उसके आंसर आप लिखते थे, और स्टूडेंट्स को मार्क्स कैसे मिलते थे, आपने जैसा आंसर लिखा है उसके अकॉर्डिंग मिलते थे, है ना। हर स्टूडेंट को क्या करेक्ट आंसर के लिए सेम मार्क्स मिलते थे? नहीं। जिसने फॉर एग्जाम्पल अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर किसी ने ज्यादा अच्छे से लिखा तो उसको 4 मिलेगा, किसी ने थोड़ा कम लिखा तो उसको 2 मिलेगा, है ना। इस तरीके से होता था। सीबीटी में क्या होता है, इसके अंदर आते हैं हमारे एमसीक्यूज वगैरह। एक क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, आपने अगर सही आंसर को सेलेक्ट किया तो सबको उसमें 2 मार्क्स ही मिलेंगे, और मान लो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सबको 1 मार्क्स ही मिलेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सीबीटी मोड यानी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होता है ना, इट प्रमोट्स ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आंसर को डिस्क्राइब नहीं करते, इसमें जो हमको आंसर्स के ऑप्शंस दिए होते हैं हमको उनमें से सिर्फ करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, कुछ भी डिस्क्राइब नहीं करना हो। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है ये तो करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया हायर एजुकेशन, यानी ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है इसको हम जो है सीबीसीएस भी बोलते हैं। ये इंडियन हायर एजुकेशन के अंदर एक न्यू एंट्री है। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों? देखो ये आया है, ये इंट्रोड्यूस हुआ है इन द ईयर 2015 एंड 16 के बीच में ये आया है, और ये जो है ये कंप्लीटली लर्नर सेंट्रिक है। यानी कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसके अंदर जो है स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि वो लोग अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो लोग ना सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। देखो फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने अगर एमकॉम, अगर आप अभी एमकॉम में हो तो यहाँ पे एमकॉम के अंदर आपको क्या ऑप्शन मिलता है कि कुछ सब्जेक्ट्स तो कोर सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जहां पे स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है, उनको चॉइस दी जाएगी सेलेक्ट करने। तो अगर आप चाहो तो आप मैनेजमेंट में एमकॉम कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप सिर्फ अकाउंट्स में एमकॉम कर सकते। ये है डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, स्टूडेंट के चॉइस पे है। प्लस इसके अंदर है जो सीबीसीएस है ना, इसके अंदर मार्किंग नहीं होती है, जो हमारा ट्रेडिशनल था ना कि जहाँ पे मार्क्स दिए जाते थे, यहाँ मार्क्स ना देके यहाँ पे आपको क्रेडिट्स अर्न करने पड़ते हैं, आपको एक क्रेडिट मिलता है। तो ये क्रेडिट बेस्ड है, इसलिए हम इसे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कहते हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने चॉइस से सब्जेक्ट को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ता है, और वो सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए उनको क्रेडिट्स मिलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। आई होप आपको ये लेक्चर आज का समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।